Hello everyone, I hope you are absolutely fine and healthy at your place and studying well. So we were discussing percentage, in which I have discussed few important questions with you and told you how to apply various approaches and methods to solve the questions. In this video, I am going to discuss further few questions and one important concept. And this video is going to be the last session on percentage, and from tomorrow onwards we will start new chapter. Watch this video till the end. You will get to know various new concepts and methods to solve the questions. And if you are new to my channel, subscribe my channel, like my videos, share the videos to the friends so that they can also get benefit from these videos. So let's begin. Our first question is like this: if price of tea is increased by 20%, क्या बोल रहा है कि अगर एक चाय का प्राइस 20% है, by how much percent must the consumption of the tea be diminished so as not to increase the expenditure? इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी से होगा। तो इसको समझने से पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लो, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो, आपको पता है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर यानी जो हम खर्चा कर रहे हैं, जब हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो हम कुछ पैसे स्पेंड करते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? किसी भी कीमत, किसी भी चीज़ का प्राइस इनटू कंजम्पशन। जितनी हम चीज़ कंज्यूम करते हैं उसको अगर हम उसकी कीमत से मल्टीप्लाई करें तो हम उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर मैं बाज़ार में एक केजी चीनी लेने गया, यानी मेरी कंजम्पशन कितनी है? 1 केजी। और मैं दुकानदार को पूछता हूँ कि इस 1 केजी का क्या प्राइस है, तो वो बोलता है कि इस केजी का प्राइस 40 रुपीज़ है। तो अब मैंने क्या किया? अब मैंने लानी थी 2 केजी, क्योंकि मुझे घर वालों ने बोला था कि आपने 2 केजी शुगर बाज़ार से लानी है। तो क्या हुआ? अब 1 केजी की कॉस्ट 40 है, तो 2 केजी की कितनी हो गई? अब प्राइस तो 40 है ना, क्योंकि 40 पर केजी के हिसाब से चल रहे हैं, और कंज्यूम हम 2 केजी करेंगे। इसका मतलब मुझे दुकानदार को कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? ₹80। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि मैंने 80 रुपये उसको दिए, तब जाके मुझे 2 केजी चीनी जो है वो मिली। तो इसलिए एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। आई होप ये आपको चीज़ समझ आई होगी। अब देखो, अब क्या है, एक चीज़ इधर समझने वाली है कि हमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है कि अगर इस एक्सपेंडिचर को मैं कांस्टेंट कंसीडर कर लूँ थोड़ी देर के लिए, कि ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी, तो अब इस कांस्टेंट को मैं के लेट कर लेता हूँ। तो इधर से हमारे पास क्या बनेगा? के इज इक्वल टू पी इंटू कंजम्पशन। ठीक है ना, ये चीज़ कांस्टेंट है। तो क्या मैं अब इस सी को अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो क्या बनेगा हमारा? के अपॉन सी। ऐसा ही बनेगा ना, ये चीज़ तो कांस्टेंट है। तो क्या मैं इधर से ये चीज़ एनालाइज कर सकता हूँ कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C, कि जो प्राइस है वो कंजम्पशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही तो हम पढ़ते थे, फिजिक्स में पढ़ा होगा हमने 11th-12th में, कि कोई क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला जो है, इसको अगर मैं चेंज करूँगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस के को कंसीडर करके मैंने इधर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बना दिया। तो प्राइस क्या आ गया? 1/कंजम्पशन। ये एक कंडीशन है कौन सी? जब कभी भी हमारे पास एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट हो, उसकी कीमत कांस्टेंट हो, तो हमारा जो प्राइस होता है वो कंजम्पशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा पहले प्राइस 100 है, बाद में वो 80 हो जाता है, और एक्सपेंडिचर सेम है, कांस्टेंट है दोनों केसेस में, तो जो हमारे पास कंजम्पशन होगी उसका क्या बनेगा पैटर्न? वो पहले 80 होगी, बाद में 100, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर ये पहले 100 है, बाद में 80, इसका मतलब ये पहले 80 है, बाद में 100, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ये कब होगे? जब एक्सपेंडिचर जो है हमारे पास कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, ये चीज़ समझ आ गई आपको? तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको समझना है कि जब कभी भी एक्सपेंडिचर हमारे पास कांस्टेंट होता है तो प्राइस और कंजप्शन की जो इनके बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला होता है। अब हम आते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे। अब आपको थोड़ा सा हेल्प होगी इस क्वेश्चन को करने में। देखो, क्या बोल रहा है कि चाय की कीमत जो है वो 20% से इंक्रीज़ कर गई, यानी 20% से इंक्रीज़ कर गई। फिर क्या बोल रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट मस्ट द कंजम्पशन ऑफ द टी बी डिमिनिश्ड,
कह रहा है कितने परसेंट से जो कंजम्पशन है उसको डिक्रीज़ कर दिया जाए ताकि हमारे एक्सपेंडिचर पे इंक्रीज़ ना हो, ताकि हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ ना हो। इंक्रीज़ ना होने का मतलब कि ये हमारे पास कांस्टेंट ही रहे, इसमें कोई चेंज ना आए। अब हम फॉर्मूले से चलते हैं, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है ना। ये जो एक्सपेंडिचर है, फर्स्ट केस ले रहा हूँ मैं लेट कर लेता हूँ कि जो हमारे पास प्राइस है वो 100 है, ठीक है ना। ये एक्सपेंडिचर ई ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट ही रहना चाहिए, तो प्राइस 100 है। सेकंड केस में बोल रहा है कि जब हमारे पास, ये ओरिजिनल केस है कि ये ओरिजिनल वैल्यू है पहले वाली, ये है बाद में। अब प्राइस को क्या कर दिया, 20% से डिक्रीज़ कर दिया। अब पहले 100 था, 20% से डिक्रीज़ कर दिया गया, यानी अब कितना है, 80। अब 80 हो गया, तो एक्सपेंडिचर इधर भी ई है इधर भी ई है, यानी दोनों केसेस में हम सेम पैसे खर्च कर रहे हैं। तो वो क्या पूछ रहा है कि कितने परसेंट से कंजम्पशन जो है उसको डिक्रीज़ किया जाए, उसको, एक सेकेंड, सॉरी, ये 20% इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़, मैंने डिक्रीज़ देख लिया, क्या है कि 20% से इंक्रीज़ होना चाहिए, यानी प्राइस जो है 120 होना चाहिए इस केस में, यही होगा ना। पहले प्राइस 100 था, अब प्राइस 120 हो गया, तो एक्सपेंडिचर तो सेम है। अब हमको बताना है कि कंजम्पशन को हम कितने से रिड्यूस करें ताकि एक्सपेंडिचर पे कोई फ़र्क ना आए। तो कंजम्पशन कितनी होगी, 120, और बाद में कितनी हो जाएगी, 100। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये प्राइस और कंजम्पशन आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कब, जब हमारे पास एक्सपेंडिचर हो कांस्टेंट हो। तो वही कंडीशन मैंने यूज़ की, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, तो इन दोनों को इन्वर्सली करके लिख दिया। अब हमारे पास कंजम्पशन पहले कितनी थी, 120, अब कितनी है, 100, तो कितना परसेंटेज का डिक्रीज़ हुआ, 20। इसके ऊपर बेस हमारे पास क्या होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बताना है, 120 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करोगे जाएगा 1/6, यानी 100/6, और वो किसके बराबर होता है, 16, 2/3%। ये आ गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिर से एक बार फिर से देख लो क्या है, फिर से समझा देता हूँ। अब दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम इसको। बेसिक क्राइटेरिया यही है, अब 100 लेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, जब पिछले हमने वीडियो देखी थी, उसमें भी चीज़ें समझाई थी कि कभी कभी 100 लेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो क्या होगा, ये तो पता है एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताओ, इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं। आपके पास घर वालों ने आपको 100 रुपया दिया, ठीक है, 100 रुपया दिया, और प्राइस जो है, मान लो आप 100 रुपया दिया, बोला आपसे कि आप चॉकलेट्स लेके आओ, ठीक है, आप चॉकलेट लेने आपको भेजा। आपने एक चॉकलेट की कीमत थी जो, वो थी 20 रुपीज़, ठीक है, 20 रुपये का एक चॉकलेट था। तो कंजम्पशन कितनी हो गई, मतलब 20 का चॉकलेट था, तो मतलब आप 5 ही ला पाए। 100 रुपीज़ आपके पास कीमत थी, 20 रुपये का एक चॉकलेट था, तो 5 लाए, तो 20 इंटू 5 100 हो गया। अब क्या हुआ, बाज़ार में उस चॉकलेट की कीमत 25 हो गई, तो यानी इंक्रीज़ हो गई 5 रुपये से। अब आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, 4। अब देखो, मतलब ये चीज़ें आपस में, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या ही नहीं है। देखो ये चीज़ तो समझ आ गई, एक्सपेंडिचर दोनों केस में कांस्टेंट है। प्राइस 20 था, अब 25 हो गया, पहले 5 थी कंजम्पशन, अब 4 हो गई। अब देखते हैं क्या ये हमारा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस था, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है। प्राइस पहले 20, बाद में 25, इसकी रेशो लो आप, कितनी बन रही है, 5 इंटू 4 5 इंटू 5 25, यानी पहले प्राइस कितना था, 4, बाद में हो गया 5, तो कंजप्शन भी वही तो है, 5 और 4, तो क्या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आगे। तो इधर से ये प्रूफ होता है कि जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो हमारे पास प्राइस और कंजप्शन का जो वो होता है वो कांस्टेंट होता है, उनके बीच में रिलेशन। अब इस क्वेश्चन को फिर से आ जाओ, थोड़ा सा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो ये बेसिक है, इसके ऊपर और लेवल के एक लेवल और ऊपर इस पर क्वेश्चन बनता है, तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब 20% से इंक्रीज़ कर रहा है, अब 20% का मतलब 1/5, ये समझाया था मैंने आपको। अगर 1/5 से इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब पहले 5 होगा, बाद में 6 होगा, क्योंकि 1 से बढ़ रहा है 5 के ऊपर, तो पहले 5 बाद में 6। इसका मतलब पहले प्राइस 5 था, अब 6 हो गया, कंजप्शन उसका उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा सीधा, ये तो कांस्टेंट ही हमारे पास। तो अब ये कितना ही डिक्रीज़ हो रहा है, 1 का किसके ऊपर, 6 के ऊपर इंटू 100, तो 100/6 क्या होता है, 16 2/3%। तो ये दूसरा तरीका, आप 100 ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ आएगा। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे से कंसेप्ट समझ आ जाएगा। देखो ये, if price of a sugar falls by 10%, by how much percent must the consumption of sugar be increased
सो एज नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहा है कि एक शुगर है, जो हमारे पास शुगर है उसकी कीमत 10% से डिक्रीज कर दी, फॉल कर गई। तो बताओ हम कंजप्शन को कितने से इंक्रीज करें। ऑब्वियसली बात है, अगर एक्सपेंडिचर को डिक्रीज नहीं करना यानी कांस्टेंट रखना है, तो अगर प्राइस को आप फॉल करवा रहे हो, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो कंजप्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। यही बात है ना कि अगर प्राइस आप एक चीज़ का कम कर रहे हो तो अब आप ज़्यादा खरीद सकते हो सेम अमाउंट में। तो वही है, एक्सपेंडिचर हो गया प्राइस इंटू कंजप्शन। अब 1/10% से डिक्रीज हो रहा है यानी 1/10। इसका मतलब अगर पहले 10 था अब 9 हो जाएगा, क्योंकि एक का डिक्रीज हो रहा है 10 के ऊपर। तो अगर पहले हमारे पास 10 था अब 9 हो गया, तो कंजप्शन कितनी होगी, 9 और 10 रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कितना अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ से आपको दिख रहा है इंक्रीज हो रहा है, पहले 9 था अब 10 हो रहा है, तो परसेंटेज निकालना है। तो कितना आएगा डिफरेंस 1, बेस हमारे पास 9 इंटू 100। तो 100/9 किसके बराबर होता है, 11 1/9%। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 11 1/9%, 11 1/9%। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया समझ तो आप फिर से इसको रिमाइंड करके देख लो, रिवाइंड करके, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये उससे थोड़ा सा एक ऊपर क्वेश्चन है। देखो अब क्या बोल रहा है, अब इसमें एक्चुअल वैल्यूज आ गई। पहले तो परसेंटेज में था ना, अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू एक्सपेंडिचर भी गिवन है। तो आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले समझते हैं। ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर enables a purchaser to obtain 3 kg more for ₹120. The original price of sugar per kg is। कह रहा है कि एक शुगर की जब प्राइस की कीमत 20% से डिक्रीज की गई, तो जो एक परचेजर था वो 3 kg ज़्यादा ले सकता था 120 के रेट पर। मतलब अब 120 का वो 3 kg ज़्यादा ले सकता है, कब, जब 20% डिक्रीज कर दी गई शुगर की प्राइस। तो बताओ पहले ओरिजिनल केस में, मतलब फर्स्ट केस में जब उसका ये रिड्यूस नहीं किया गया था, तो उस केस में शुगर की पर केजी क्या कॉस्ट थी। सेम तरीका है, बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है समझो। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। अब एक चीज़ देखो, 120 क्या उसका एक्सपेंडिचर, क्योंकि इतने का उसको 3 kg और मिली, यानी एक्सपेंडिचर तो सेम 120 रुपीज़ ही रहा। ये तो फिक्स रहा ना, ये तो कांस्टेंट है। अब इसको देखते ही आपको समझ आ गया प्राइस और कंजप्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 20% से प्राइस डिक्रीज कर रहा है, यानी 1/5 से डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब पहले अगर 5 है, अब कितना होगा, 4। कंजप्शन पहले 4 हो रही होगी, अब 5 हो रही होगी। अब देखो इधर कंजप्शन 4, इधर 5, ये जो है ये हमने खुद से चीज़ें लेट की हैं, ये हमको परसेंटेज की टर्म्स में दी हुई है, तो ये हमने खुद से लेट की है। मैंने आपको यूनिट्स का कंसेप्ट पहले ही बताया कि हमको यूनिट्स में चीज़ें कंपेयर करके लेनी होती हैं। पहले 4 थी अब 5 है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट का। इसका क्या मतलब है कि अगर पहले वो 4 यूनिट खरीद सकता था, अब वो 5 यूनिट खरीद सकता है, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस है। क्वेश्चन में बोल रहा है वो 3 kg ज़्यादा ले सकता है, इसका मतलब ये 1 यूनिट की वैल्यू 3 kg होगी, क्योंकि 3 kg उसको ज़्यादा मिल रही है ना। लेकिन क्वेश्चन में तो हमको 1 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, तो जो हमने खुद से एज्यूम किया वो 1 यूनिट है, जो क्वेश्चन में दिया है वो 3 kg है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 kg। अब हमने निकालना है प्राइस कौन सा, ओरिजिनल, यानी ये वाले केस को डील करना है। ये ओरिजिनल केस है, ये बाद वाला जब रिड्यूस हुआ, तो ये रिडक्शन वाला केस है। तो मतलब हमने ये वाला ये इस चीज़ को देखना है। अब आपको क्या चाहिए, प्राइस। प्राइस के लिए अब प्राइस इधर से फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन इज इक्वल टू प्राइस, यही बनेगा ना। अब एक्सपेंडिचर तो है, कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी। अब ये तो जो 4 था ये तो हमने खुद से लेट किया ना परसेंटेज, ये एक्चुअल वैल्यू थोड़ी ना है। लेकिन क्वेश्चन में उसने ये चीज़ गिवन है, इसके थ्रू हम इसकी एक्चुअल कंजम्पशन निकाल सकते हैं। कैसे, ये 4 यूनिट्स है, ये 5 यूनिट्स है, 1 यूनिट वो इंक्रीज कर रहा है कंजम्पशन, क्वेश्चन में 3 kg दी है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 kg चाहिए, किसकी, 4 यूनिट की वैल्यू ना। 1 यूनिट की 3 है तो 4 यूनिट की कितनी है, 12। यानी अब कंजम्पशन कितनी हो रही है उसके पास, मतलब पहले 12 कंजम्पशन कर रहा था वो। तो क्या प्राइस कितना आ गया, प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर कितना 120, कंजप्शन है 12, तो क्या आंसर आ गया 10 रुपीज़। तो ओरिजिनल उसकी कितना उसका प्राइस है शुगर का पर केजी, 10 रुपीज़। सॉरी इसमें 10 ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको लेट कर लो 10। अब अगर इसी में बोलता कि बताओ रिड्यूस प्राइस कीमत कितनी है उसकी शुगर की, रिड्यूस्ड प्राइस कितनी है पर केजी, मतलब बाद में उसकी कितनी है, तो बाद के लिए आपको 5 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी थी। 5 यूनिट की क्या होगी, 5 इंटू 3 15 होगी। ये 120 है, ये 15 है, तो रिड्यूस प्राइस कितना आ गया 120/15 यानी 8। थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन बिल्कुल आसान है।
कुछ नहीं है, बस आप इसको फिर से देखो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा उनको तो वो 8 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन समझने वाला है, फिर से समझा देता हूँ। देखो पूरी मैथ में हमको यूनिट्स का कंसेप्ट दिमाग में हमेशा रखना है, क्योंकि कंपैरिजन से हम चीज़ें करेंगे। मैथ्स पूरा कंपैरिजन से होता है कि जो क्वेश्चन में हमको चीज़ें दी हों और जो हम खुद से लेट कर रहे हो उसको हमको कंपेयर करना पड़ता है। तो देखो एक्सपेंडिचर 120 ही रहा, प्राइस 1/5 से डिक्रीज हो रहा है, यानी अगर पहले 5 था अब 4 है। कंजप्शन कितना हो गया, 4 और 5, ये यूनिट्स में है क्योंकि ये हम खुद से लिख रहे हैं। कितने का इंक्रीज हो रहा है, 1 यूनिट का, यानी 1 यूनिट वो ज़्यादा खरीद सकता है, लेकिन क्वेश्चन में तो 3 kg दिया हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 4 की वैल्यू 12। इसका मतलब प्राइस कितना आ गया, 120/12 यानी 10। ये आ गया ओरिजिनल, और ये रिड्यूस वाला निकालना हो अगर तो वो 120 बाय ये इंटू 3 कर दो, 15 यूनिट, 120/15 इजकल टू 8। तो ये आपका आंसर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर किया है इसमें, ताकि आपको कोई भी न्यू क्वेश्चन आए तो उसमें दिक्कत ना हो। इसमें जो पिछली वीडियोस में क्वेश्चन किए थे उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थी, और इस सीरीज़ में जो क्वेश्चन हैं इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये एक टाइप, ये वाले जो क्वेश्चन थे ये एक टाइप के थे। अब दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है वो इसी के बेस के ऊपर है, देखो इसको समझो। When the price of fans was reduced by 20%, the number of fans sold increased by 40%. What was the effect on the sales in rupees? अब एक चीज याद रखनी है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। क्वेश्चन में बस इनके नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो यही रहता है ना। अब क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ फैंस, प्राइस इधर भी यही रहा, द नंबर ऑफ फैंस सोल्ड, फैंस सोल्ड कर रहे हो, यानी अगर एक बंदा फैन को सोल्ड कर रहा है तो दूसरा उसको खरीद रहा है, जो खरीद रहा है इसका मतलब वो कंजप्शन है, तो ये जो सोल्ड वाला है ये उसका कंजप्शन हो गया ना, ठीक है। और व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द सेल्स इन रुपीज, कि सेल्स में कितना फर्क आया रुपीज में, मतलब कितनी उसकी कीमत उसकी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो वो एक्सपेंडिचर हो गया। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला बनता है सेल्स इज इक्वल टू प्राइस इनटू वैल्यू सोल्ड, कितनी सोल्ड की। तो ये इसी का ये एक तरह से उसके साथ ही लिंक करता है, बस वैल्यू नाम चेंज कर दी गई है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं इसको ऐसे मार रहा हूँ, प्राइस इनटू कंजप्शन, ये बेसिक है तो इससे आपको आसानी होगी। फैंस की प्राइस कितनी होगी, 20% से डिक्रीज कर दी गई, यानी 1/5, पहले 5 थी अब 4 होगी। अब इस केस में देखो इसने दोनों केस की वैल्यू दे दी है, प्राइस को भी इसने बता दिया और कंजप्शन का भी इसने बता दिया कि कंजप्शन के साथ क्या हुआ, यानी इस केस में एक्सपेंडिचर सेम नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क आएगा, वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मतलब इनमें से क्या होगा वो। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर इस केस में सेम नहीं है, इसलिए उसने प्राइस और कंजप्शन का दोनों का केस बता दिया। प्राइस 5 से 4 हो गई और ये इंक्रीज कर गया 40% से। अब 40% आपको पता होना चाहिए 2/5 के बराबर होता है, यानी अगर ये 2/5 से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब अगर ये पहले 5 है, अब ये 2 का इंक्रीज हो रहा है 5 पे, यानी 7 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास प्राइस, ये कंजप्शन, ये प्राइस और ये कंजप्शन। ओल्ड केस में मतलब ओरिजिनल केस में कितना होगी वैल्यू 25, बाद में कितनी होगी 28, यानी पहले एक्सपेंडिचर जो था वो 25 हो रहा था, अब 28 हो रहा है। तो कितना फ़र्क आया, यही तो इफेक्ट निकालना है सेल्स पे, क्या फ़र्क हुआ, 3 का चेंज किस पे निकालेंगे, ओरिजिनल बेस पे। 25 × 100 कितना बना, 1 × 4 यानी 12% इंक्रीज ही हो रहा है ना, पहले 25 था अब 28 था, इंक्रीज ही हो रहा है, तो 12% इंक्रीज। चीज़ें बहुत आसान है, मैथ्स में इतनी आसान चीज़ें हैं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की। अंडरस्टैंडिंग होगी तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना है। तो ये था एक हमारी टाइप, जिसपे ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और एग्जाम्स में इसके बेसिस पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, पक्का आते हैं। तो ये एक टाइप थी, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये आ गया इलेक्शन वाला केस। एक क्वेश्चन मैंने इसमें इलेक्शन वाला भी डाला है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग इलेक्शन वाली भी हो जाए, कि जब जिसमें हमारे पास टोटल वोट्स होते हैं, कुछ इनवैलिड वोट्स होते हैं, उसमें से 2 कैंडिडेट्स होते हैं, एक ने जीता एक ने हारा। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये है ताकि आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। In an election between 2 candidates, one got 55% of the total valid votes, ठीक है। अब क्वेश्चन की हर एक लाइन में उसका एक डेप्थ मीनिंग छुपा होता है, तो वो चीज़ आपने सबसे पहले ढूंढनी है। अगर ये बोल रहा है कि 1 कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, अगर ये 55% वोट कर रहा है इसका मतलब ये जीता हुआ है।
टोटल वोट्स तो 100% होते हैं ना, तो 100% में से 55% एक बंदे को मिल रहा है, तो 45% दूसरे को मिल रहा होगा, तो जीतने वाला तो यही है ना, विनर। ये लूजर है, क्योंकि इसको 50 अगर 50-50% होता तो वो दोनों बराबर होते, लेकिन अगर ये 55% है तो ये विनर है, दूसरा लूजर है। तो ये चीज़ पहला कंसेप्ट है कि पहले आपने लाइन से मतलब ढूंढ लिया कि 55 ये वाला जो बंदा है ये विनर है। अब इसको 55% मिल रहा है किसके, वैलिड वोट्स के, मतलब जो वैलिड वोट्स। अब वैलिड और इनवैलिड का कंसेप्ट समझो क्या होता है। हमारे पास वोटर लिस्ट होती है जिसपे सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं, ठीक है ना, एक विलेज में या कहीं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ इलेक्शन हो रही है, तो उसमें लिस्ट बनी होगी उन बंदों की जो वोट्स डाल सकते हैं। अब समझते हैं कि वैलिड और इनवैलिड वोट्स क्या हैं। ये तो हो गए टोटल वोट्स, मान लो टोटल वोट्स अब आपके पास थे 1000, इसका मतलब टोटल बंदे जो वोट्स डाल सकते हैं वो हैं 1000। अब ये 1000 बंदे वोट्स डालेंगे, मतलब इलेक्शन जहाँ पे बूथ जहाँ पे वोटिंग होती है वहाँ पे ये डालेंगे। इनमें से क्या हुआ, कुछ बंदों ने, अब मान लो वो जो हमको स्लिप मिलती है जिसपे कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं जिसको वोट डालना होता है, बाय फॉल्ट किसी ने सेंटर में वो स्टैंप लगा दी, तो ये आधा हिस्सा इस पे भी कवर हो गया, इस पे भी कवर हो गया, तो ये वाला वोट इनवैलिड हो गया। अब ये किसकी गिनती में जाएगा, ना इस कैंडिडेट की ना इस कैंडिडेट की, तो ये इनवैलिड वोट हो गया। तो इस तरह से कुछ इनवैलिड वोट्स होते हैं। तो मान लो 1000 में से 20 वोट्स इनवैलिड हो गए। जो इनवैलिड वोट्स हैं वो तो किसी गिनती में नहीं है ना, वो तो किसी को भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा ना, ये तो इनवैलिड हो गए, ना एक ए को ना बी को जाएंगे ये। जो रिमेनिंग है 980 वो है वैलिड वोट्स, उनमें से आप गिनती होगी। तो ये एक समझ कंसेप्ट है वैलिड और इनवैलिड का, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इलेक्शन में 55% एक कैंडिडेट ने 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स की बात हो रही है कि वैलिड वोट्स के 55% निकाल ले। फिर 20% ऑफ दैट वोट्स फॉर इनवैलिड। अब 20% अगर इनवैलिड हैं, वैलिड कितने होंगे 80%, ऐसा ही होगा ना कि 20% अगर इनवैलिड हैं तो 20% 80% वैलिड है, टोटल तो 100% होते हैं। अब उसने आगे दे दिया इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज इतना। अब इसने टोटल वोट्स दे दिया, परसेंटेज खाली अगर परसेंटेज हमको दे देता तो हम क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, हमको क्या पता कि टोटल वोट्स कितने हैं। तो उसने टोटल वोट्स दे दिया कि 7500 है। तो अब इधर से अगर टोटल वोट्स पता है मुझे 7500, तो 20% अगर इसका निकालूंगा तो मेरे पास इनवैलिड वोट्स आ जाएंगे, 80% में अगर इसका निकालूंगा तो मेरे पास वैलिड वोट्स आ जाएंगे। अब उसने पूछा है कि द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, जो दूसरा कैंडिडेट था उसको कितने वैलिड वोट्स मिले, यानी कि हमारी बात हो रही है वैलिड वोट्स की। तो इसका मतलब इस इनवैलिड का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसको हमने डील ही नहीं करना, इसको छोड़ दो 20% वाले को। अब हम पहले डायरेक्टली वैलिड वोट्स निकाल लेते हैं। अब 80% किसका निकालना है इसका, आपको होता है 80% क्या होता है 4/5 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इंटू 7500। इसको जब कैलकुलेट करोगे 1500, ये आ गया 6000, यानी कि आपके पास वैलिड वोट्स कितने हैं 6000, और इनवैलिड कितने हो गए रिमेनिंग 7500 माइनस 6000 इज 1500, तो 1500 इनवैलिड हो गए। अब वैलिड वोट में से 55% किसको मिले थे, एक बंदे को जो जीता उसको मिले वैलिड वोट्स, ये आगे 55% वाला। अब रिमेनिंग तो 45% ही है ना, 45% ही होंगे, जिसको दूसरा कैंडिडेट होगा उसको 45% मिले होंगे। तो यही पूछ रहा है कि उसको कितने वैलिड वोट्स मिले, यानी 45% ऑफ 6000, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या हो गया 45/100 इंटू 6000, इसको सॉल्व करो तो ये क्या बना 6 5 30 3 6 4 24 2700, यानी उस बंदे को 2700 वोट्स मिले जो कि वैलिड थे आउट ऑफ 6000। और ये ऐसे भी पूछ सकता है फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय द विनर, विनर ने कितने वैलिड वोट्स किए। तो पहले पता होना चाहिए विनर कौन सा होगा, 55% वाला, तो 55% इसका निकाल दोगे वो विनर होगा, तो उसके इतने वोट्स हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप दोबारा देखना, इस रिवीजन करके जब रिवाइज करोगे इसको फिर से देखोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो इसको आप ध्यान से देख लो, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको मैंने पहले समझा दिया कि वैलिड और इनवैलिड का क्या कंसेप्ट है, टोटल वोट्स क्या होते हैं, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये दूसरी टाइप है जिसमें हमको फेल और पास वाली कुछ परसेंटेज दी होती है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके पीछे भी एक
बेसिक सा फंडा है, बेसिक कंसेप्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप समझो ध्यान से। इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। अब एक चीज़ बताओ, नॉर्मली जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें 33% चाहिए होते हैं हमको टोटल मार्क्स के, मतलब मैक्सिमम मार्क्स। अगर मैक्सिमम मार्क्स 12th में हमारे 500 हैं तो 500 में से 33% चाहिए होते हैं पास करने के लिए। हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 36% चाहिए, ठीक है। 36% जिसके आएंगे वो पास हो जाएगा। अब ए स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स एंड वाज डिक्लेयर फेल्ड। देखो अगर इसको एक्स की टर्म्स में करना हो, लेट एक्स बी द टोटल मार्क्स, उसकी परसेंटेज निकालूंगी तो क्वेश्चन निकल ही नहीं सकता। निकल जाएगा लेकिन आपका इतना टाइम लग जाएगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बस कंपैरिजन करो, क्वेश्चन निकालो, बस इतना ही करना है। ए स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स एंड वॉज डिक्लेयर्ड 80 फेल्ड बाय 85 मार्क्स। एक स्टूडेंट को 113 नंबर आए, ठीक है, 113 नंबर आए उसको, और वो फेल कितने से हो गया, 85 मार्क्स से। यानी कि अगर इसको ये 85 मार्क्स और मिल जाते तो इसने क्या हो जाना था, पास, यही होना था ना। 113 आए, मान लो टोटल मार्क्स आपके पास कुछ भी एक्स मान लो, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, समझो इसको ध्यान से। मान लो टोटल मार्क्स एक्स हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने मार्क्स हैं, उसने पूछा क्या, द मैक्सिमम मार्क्स आर, वही निकालना कि इस एक्स की वैल्यू निकालनी है कि मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ कितने में से उसके नंबर आए हैं, मतलब कितने मार्क्स। अब जैसे 12th में 500 मार्क्स, 5 सब्जेक्ट होते हैं 100 के, तो 500 हो गया। तो वही पूछ रहा है कि आउट ऑफ कितने आए होंगे। टोटल मार्क्स अगर मान लो एक्स है, उसमें से इस बच्चे के कुछ मार्क्स आए होंगे, कितने आए होंगे, 113, ठीक है, और ये फेल हो गया। फेल हो गया कितने मार्क्स से, 85 से। इसका मतलब अगर इस बच्चे के 113 के 85 मार्क्स और आ जाते तो इसने 36% सिक्योर कर लेने थे। 36% ही पासिंग मार्क्स है ना, तो अगर इस 113 में 85 ऐड कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 36%, क्योंकि 36% मिनिमम मार्क्स हैं पास करने के लिए। तो 85% 85 मार्क्स इसके और आ जाते तो ये पास हो जाता। अब ये सिर्फ पास हुआ है तो पास परसेंटेज कितनी, 36%। इसका मतलब 113 प्लस 85 इज इक्वल टू 36%। ये 36% की वैल्यू। अब एक चीज़ बताओ, मैक्सिमम मार्क्स हमेशा 100% ही होंगे ना। 36% आउट ऑफ 100%, मतलब 36% तो पासिंग मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स तो 100% है ना, तो हमको 100% ही तो निकालने हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100% ही हैं। तो 36% की वैल्यू ये है, इसको सॉल्व करो, 8 9 198 इजिकल टू 36%। तो निकालना क्या है, 100% की वैल्यू। तो 36% की वैल्यू 190 है, तो 100% की किसके बराबर होगी। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आप, 9 इंटू 4, 9 टू जो 18, 9 टू का 18, ये आ गया 2 11 2 50, 15 टू 11 550, यानी 550 में से आपके मैक्सिमम मार्क्स थे, इसमें से इस बच्चे के 113 मार्क्स आए और ये 85 से फेल हो गया। तो ये हमारा आंसर, आई होप समझ आ गया होगा। तो एक ये कंसेप्ट था, बस कंपैरिजन करना होता है, जो दिया होता है उसके साथ कंपेयर करो और आंसर निकल जाता है आपका। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन हमारा, ये देखते हैं, ध्यान से समझना। ए स्टूडेंट हु सिक्योर्स 20% मार्क्स इन ए टेस्ट फेल्स बाय 30 मार्क्स। एक स्टूडेंट है, उसने 20% मार्क्स लिए और वो फेल हो गया 30 मार्क्स से। पहली कंडीशन क्या बनी, अगर एक कैंडिडेट 20% मार्क्स ले रहा है तो वो फेल हो रहा 30 मार्क्स से, यानी अगर इसके 30 मार्क्स और आ जाते तो इसकी पास परसेंटेज हो जानी थी, दिस वुड बी इक्वल टू पास परसेंटेज। सेकंड केस में बोलता है अनदर स्टूडेंट हु सिक्योर्स 32% मार्क्स। अगले स्टूडेंट जो था उसके 32% मार्क्स आए और वो उसने क्या किया, एंड गेट्स 42 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास, और उसके 42 मार्क्स ज़्यादा आगे पासिंग परसेंटेज से, मतलब जितने इसके आने चाहिए थे उससे 42 ज़्यादा हो गए, तो 42 मार्क्स से ये लीड कर रहा है, यानी 32% उसने सिक्योर किए और 42 उसके ज़्यादा आ गए। इसका मतलब अगर इसमें से 42 माइनस कर दूंगा तो ये पास परसेंटेज आ जाएगी, ये होगा ना। 32% उसने सिक्योर किए और 42 उसके ज़्यादा आ गए। तो अब इन दोनों को, ये दोनों पासिंग परसेंट सेम हो गए, क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, हाँ। तो 20% प्लस 30 इज इक्वल टू 32% माइनस 42। अब सेम नंबर, सेम यूनिट्स को एक साइड कर लो, तो 30 प्लस 42 कितना हो गया, 72 इज इक्वल टू 20, इधर जाएगा तो माइनस होगा, 32 माइनस 20 12%, यानी 12% की वैल्यू 72, 1% की वैल्यू 6।
अब अगर उसने पूछा होता, पूछा गया पास परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज, पासिंग परसेंटेज पूछी है, तो अगर इसने तो टोटल मार्क्स पूछे होते कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो वो 100% निकाल देना था, क्योंकि 100% ही मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, तो वो कितना आया था 600। ये तो होते पासिंग परसेंटेज, मतलब मैक्सिमम मार्क्स होते। अब उसने पूछा कि पास परसेंटेज कितना है। अब पास परसेंटेज इधर से देखो कितना निकाल, इधर से निकलेगा ना, ये आगे टोटल मार्क्स 600 में से इस बंदे ने कितने मार्क्स सिक्योर किए ताकि ये पास हो सके। पास ही निकालना है ना, पास परसेंटेज निकालनी है तो पहले पास वाले निकालना पड़ेगा। तो पहले 20% निकालो, 20% किसके बराबर होगा, 1% 6 के, 20% 120 के, 6 × 2 120 आ जाएगा। तो 120 आए, यानी कि 20% की वैल्यू 120 की है, पास है, बराबर है। तो 120 + 30 120 मार्क्स आए, उसमें 30 ऐड करूंगा तो वो पास हो जाएगा, यानी पास मार्क्स कितने हैं 150। तो ये पासिंग मार्क्स हो गए, ये टोटल हो गए, तो परसेंटेज निकल जाएगी पासिंग परसेंटेज। तो 151 4 25%, यानी 25% जो है वो पासिंग परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज 25%। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो मैक्सिमम मार्क्स 600 आ गए, वो मैंने निकाल लिया। अब मुझे निकालने हैं पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो मैं इस इक्वेशन से निकालूंगा। पहले मैं 20% की वैल्यू निकालूंगा कि 20% किसके बराबर है, वो इधर से निकालिए 120 के, यानी इसके 120 नंबर आए। 120 नंबर आए तो ये फेल हो गया 30 मार्क्स से, यानी अगर ये 30 मार्क्स हो लेता तो ये पास हो जाता, यानी पास मार्क्स कितने हैं 150। तो 150/600 × 100 से 25% उसका आंसर आ गया। तो ऐसे करेंगे। तो ये एक टाइप इसका वो एक कंसेप्ट है। ये थोड़ा सा उससे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं आया सच, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये ऐसे मैंने क्वेश्चन डाल दिया, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको समझाना है। देखो कभी कभी एग्जाम में कुछ जो क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे उसको हड़बड़ाहट में या फास्टली गलत कर देते हैं। इस क्वेश्चन में वही सेम कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन में भी गलती होने के चांसेस देखो कितने हो सकते हैं। ऑप्शन को देखो, 0%, ये 2 बार आ गया है, 0%, 25%, 10%, 15%। अब 0% अगर दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो पक्का लॉजिक है इधर। देखो क्वेश्चन को पढ़ो पहले। ए मैन वेजिस वर डिक्रीज बाय 50%। कह रहा है एक बंदे की जो इनकम थी, जो उसकी वेजिस थी, वो 50% से डिक्रीज हो गई, 50% से डिक्रीज हो गई। फिर बोल रहा है अगेन द रिड्यूस्ड वेजिस वर इंक्रीज टू 50%। कह रहा है पहले उसको 50% डिक्रीज किया, बाद में उसको 50% फिर से इंक्रीज कर दिया। अब जो मतलब ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट होगा जिसने थोड़ा सा परसेंटेज का इसको नॉलेज नहीं होगा, वो देखेगा पहले 50% से कम कर रहा है, बाद में 50% से बढ़ा रहा है, तो नेट इफेक्ट तो 0 आ गया। और क्वेश्चन में बोल रहा है ही हैज़ ए लॉस ऑफ, उसको कितना लॉस हो रहा है, तो वो बोल देगा 0% का लॉस हो रहा है कि पहले 50% से कम किया, फिर 50% से बढ़ा दिया, तो सेम बात है, तो 0 आ जाएगा। लेकिन ये आंसर गलत है। हमेशा याद रखना कि ये जब सक्सेसिवली चीज़ें हो रही हों, तो हमेशा चीज़ें परसेंटेज जो है, जो नंबर है, वो सेम नहीं रहता। मेरा कहने का मतलब, अगर सपोज करूं पहले मेरी इनकम 100 रुपीज़ थी, मान लो इस बंदे की इनकम 100 रुपया थी, 50% से डिक्रीज कर दी, यानी अब 50 हो गई। अब कह रहा है कि वेजिस को फिर से इंक्रीज कर दिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इस 100 को इंक्रीज कर दिया, अब तो ये वाला बेस बनेगा ना, पहले बेस 100 था, इस 100 का बेस 50% से डिक्रीज हुआ तो 50 आ गया। अगर मेरे पास दोबारा ये बोलता कि 100 को फिर से इंक्रीज कर दिया गया है 50% से, तब 150 हो जाता, तब नेट इफेक्ट तो 100 ही आना था, तब 0 हो जाता। लेकिन एक चीज़ समझो, इस केस में अब मेरे पास बेस क्या है 50 है, क्योंकि 50% डिक्रीज हुआ तो 50 आया। अगेन जो है वो जो रिड्यूस्ड वेजिस थी, रिड्यूस्ड वेजिस कौन सी है, ये, इसको जब 50% से इंक्रीज किया तो अब उसको लॉस किया। अब इस केस में बेस चेंज हो गया, जब बेस चेंज हो जाए तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जब 50% इसका निकालो कितना आएगा, 50% से इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ तो पहले 50% इसका निकाल लो, या सीधा इसका 150% निकाल लो। ये आपको मैंने पहले समझा दिया है, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। 50% इसका निकाल लोगे तो फिर इसको इसमें ऐड करना है, या डायरेक्टली 150% निकालो तो इसका 150% कितना आ गया 75, यानी अब उसकी इनकम 50 से 75 हो गई। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, कितने का लॉस हो रहा है 25 का, किसके ऊपर 100 के ऊपर, तो ये किसके बराबर हो गया 25%, यानी उसको 25% का लॉस हो रहा है। तो ये आपका आंसर, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था, इसमें थोड़ा सा चीज़ें समझने वाली थी, थोड़ी सी ट्रिकी थी। तो ऐसा नहीं है कि 100 ही बेस था हमारे दोनों केसेस में, मेरे पास 100 बेस है। अगर 100 बेस होता फिर तो 0 होना था, लेकिन हर एक स्टेप के बाद बेस जो है वो चेंज हो रहा है, इसी को कहते हैं हम सक्सेसिवली। इसके बाद ये आया, इसके ऊपर लगा फिर, तो प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में यही चीज़ें हैं, सक्सेसिवली इंक्रीज डिक्रीज, तो ये कुछ होता है। डिस्काउंट जो पढ़ेंगे उसमें भी यही होगा। तो ये एक
कंसेप्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। परसेंटेज इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब इन क्वेश्चन से आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आप इसको बार बार रिवाइज करो ताकि एक आपका परसेंटेज का माइंडसेट बन जाए और आपको वो आसान लगने लगे। क्वेश्चंस कोई भी आएगा परसेंटेज का, अगर आपको बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक नॉलेज है, तो आप हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। पहले आप बेसिक से उसको करो, फिर ये छोटी छोटी ये ट्रिक्स नहीं है, बस एक कंसेप्ट है, एक माइंडसेट है। मैथ्स एक टोटली माइंडसेट है, एक कॉमन सेंस है। अगर आपकी मैथ्स को लेकर कॉमन सेंस डेवलप हो गई तो बिलीव मी आप कोई भी क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं। बस कैलकुलेशन आपने स्ट्रांग रखो, कैलकुलेशन की सीरीज भी आ रही है साथ साथ में, उसको देखो, उस पर प्रैक्टिस करो। तो एक साइड आपकी कैलकुलेशंस चल रही हैं, दूसरी साइड आपके चैप्टर्स चल रहे हैं। तो कैलकुलेशन और चैप्टर्स टोटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो बाकी चैप्टर्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे। बाकी चैप्टर के कंसेप्ट में आपको धीरे धीरे हर क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, तो ये आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग भी हो रही है। तो ये हमारा था परसेंटेज चैप्टर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह हमारे 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए, पहला नंबर सिस्टम, दूसरा परसेंटेज। तो कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि JKSSB में जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है उसका एक सबसे पहला टॉपिक यही है। तो इसको मैं काफ़ी ब्रीफली पढ़ाऊंगा। इसको पढ़ाने के लिए परसेंटेज आना चाहिए था, इसलिए मैंने पहले परसेंटेज पढ़ाया। तो परसेंटेज अगर आपको आ गया, ये कुछ चैप्टर्स कुछ भी नहीं है आपके आगे। प्रॉफिट लॉस ले लो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर, मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरे को और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की एक मोटिवेशन मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहो। थैंक यू, गुड लक।